प्यारे बच्चों, आज हम जो करेंगे हिंदी ऐच्छिक जो सीबीएसई कोड है 002 कक्षा 12वीं। ये जो है आपका पर्सन है सीबीएसई वाला, ये 40 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा। जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किए हैं, अब हम उनको सोल्व करेंगे। जैसा ये सैम्पल पेपर है, ऐसे ही आपके मेन जो दिसंबर में पेपर होने वाले हैं, उन्हीं बिल्कुल यूं के यूं ही आएंगे, अर्थात इसी पैटर्न से आएंगे। तो इनको आप ध्यान से समझ लीजिए। हिंदी में जो आपके हैं, जो प्रश्न आएगा वो 3 खंडों में आएगा, कै, ख और गै। खंड कै में कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें जो 2 प्रश्न हैं उनमें 20 प्रश्न होंगे, और 20 प्रश्नों के उत्तर जो आपको 10 करने होंगे। याद रखना, वही प्रश्न करना जो आपको आते हैं और बिल्कुल करेक्ट है। आपने जो गलत हैं और जो नहीं आते हैं आपको, उनको मत मार्क करना। अगर आपने वो पहले मार्क कर दिए तो उनको काउंट कर लिया जाएगा और आपका सही वाले प्रश्न का नंबर नहीं मिलेगा। अर्थात जो आपके पहले 10 ठीक हैं या गलत हैं वही काउंट होंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। इसलिए गलत प्रश्न का उत्तर ना दें। खंड ख में 4 प्रश्न हैं, इनके 21 प्रश्न आएंगे और इनमें से आपको 16 प्रश्न करने। और खंड ग में 3 प्रश्न हैं, 14 प्रश्न आएंगे और सभी के उत्तर आपको देने। तो अब हम शुरू करते हैं सीबीएसई का ये पेपर सोल्व करना। आप देखेंगे पहला प्रश्न जो है आपका, ये ए पार्ट है, अपठित गद्यांश के रूप में आएगा आपका, जो आपको बताया गया है कि 10 नंबर का होगा। ध्यान रखें, कोई भी गद्यांश करें आप पद्यांश करें, मेरी बात को ध्यान से आप सुन लें। कोई भी जब कभी अपठित गद्यांश या पद्यांश आता है तो उसको तेज और ठीक करने के लिए सबसे पहले हम गद्यांश को नहीं पढ़ते, पद्यांश को नहीं पढ़ते, सबसे पहले हम उनके प्रश्नों को पढ़ते हैं। मेरी बात ध्यान समझ आ रही है आपको? पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर गद्यांश को पढ़ते हैं, ताकि आपके प्रश्न ठीक हो सकें और जल्दी ठीक हो सके और आप जल्दी से उन प्रश्नों कर सकें। तो उसी रूप से हम अब जाएंगे। आपको इसको लेकर के बैठना, इसका प्रिंट आउट ले लें। मैं समय के वजह से, क्योंकि ये गद्यांश लंबा है, इसलिए यहाँ पे पूरा पढ़ना संभव नहीं है, तो हम डायरेक्ट प्रश्नों पे चलते हैं। कि प्रश्न एक में आप देखेंगे कि जो गद्यांश में परिश्रम कल्पवृक्ष के समान बताया गया है, क्योंकि इससे क्या होता है, भौतिक संसाधन जुटाए जाते हैं। क्या होता है, या परिश्रमी व्यक्ति के समान परोपकारी होता है। और इसमें जो है, हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। हमारा ये घ वाला पार्ट, व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण पूर्ति संभव है, ये आपका पहले का आंसर होगा। प्रश्न 2 को देखिए। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कहे गए कथन से स्पष्ट होता है। इसमें अगर आप चलेंगे तो भौतिक संसाधनों का दोहन करना आवश्यक है, संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक है, कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते हैं। इसको आप, जो हमारा आंसर है वो ख वाला पार्ट ठीक है, हम ख वाले पार्ट पे जाएंगे। तीसरे का जो उत्तर होगा, भारत के परिश्रम के प्रमाण क्या क्या बताए गए हैं, ये आपका क वाला पार्ट ठीक होगा। प्रश्न 4 में कैसे व्यक्ति को अंधकार में बताया गया है। प्रश्न 4 में भी जो श्रमहीन व्यक्ति हैं उसको अंधकार में बताया गया है। अब 5वां प्रश्न देखिए आप। हवाई किलो तो सहज ही बन जाते हैं, लेकिन
हवा के झोंके से ढह जाते हैं। 5वें प्रश्न में भी आप जो करेंगे वो घ वाला पार्ट करेंगे। परिश्रमहीनता से व्यक्तिगत उपलब्धि नितांत असंभव है। छठा प्रश्न देखिए, सतत उद्यम से क्या तात्पर्य है। इसमें छठे में आप करेंगे जो ख वाला पार्ट करेंगे, निरंतर परिश्रम करना। अब 7वें प्रश्न में चलिए, किस अवस्था में प्राप्त सफलता मन को व्यथित करेगी। इसमें आप घ वाला पार्ट टिक करेंगे, आसान व श्रमहीन तरीके से प्राप्त करने पर। 8वां जो आप देखेंगे, स्वतंत्रता शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय अलग अलग करना होगा, तो इसमें ध्यान रखिए कि आपका बड़ा ही तरीके से करना आपको, और ये कै वाला पार्ट आपको ठीक करना है। 9वां प्रश्न देखिए, समुचित शब्द का अर्थ। तो इसमें 9वें प्रश्न में आप उपयुक्त, आप ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल कंफ्यूज करने लिखा है, ख वाला पार्ट हमारा ठीक है। 10वां प्रश्न है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो परिश्रम सफल जीवन का आधार, अर्थात ख वाला पार्ट आपका ठीक है। अथवा वाला पार्ट जो दिया गया है इसको भी हम सोल्व करते हैं। ये आपका वही बता दिया मैंने, ये गद्यांश है। सबसे पहले जब आपको टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए एग्जाम से 15-20 मिनट पहले, तो पहले ही आप प्रश्नों को पढ़ लें, और ताकि आपको सीधा गद्यांश पे ही आप उत्तर तुरंत ही समझ में आ जाए। पहले का जो आंसर है वो है ग पार्ट, अर्थात महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग का चयन करना है। इसमें क्या कहा, विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है। प्रश्न 2 देखिए, वैज्ञानिक प्रकृति के बाह्य रूप को अवलोकन करते हैं। यह कथन दर्शाता है कि वे, अब इसका उत्तर की बात हम करें तो 4 पार्ट में से आपको कौन सा करना है, आपको घ पार्ट करना है। प्रकृति से अविदुर रहने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, आप सूक्ष्म निरीक्षण और अनवरत चिंतन से तात्पर्य यहाँ पर जो है वो ये भी घ वाला पार्ट है। इसमें गलत लिखा गया है, टाइप गलत हो गया है, ये जय लिख रखा है इन्होंने, अर्थात ये वाला पार्ट आपका है बारीकी से देखना और निरंतर सोचना। कौन अनवरत चिंतन करता है, प्रश्न 4। कौन करता है जी, ख वाला पार्ट, विज्ञानोपोषक। कौन वास्तविकता का पुजारी होता है, वास्तविकता का पुजारी कौन होता है। 5वें प्रश्न में आप देखेंगे, विज्ञानवादी, अर्थात विज्ञान वाले वास्तविकता को प्रीफर करते हैं। छठा प्रश्न देखिए आप, कवि की कविता किससे प्रस्फुटित होती है। आप ख वाला पार्ट करेंगे, प्रकृति के साक्षात दर्शन से। अब देखेंगे इसमें 6 और 6 लिख रखा है, ये गलत टाइप है सीबीएसई उस पर। आपको 7वें प्रश्न में आप जाएंगे, अर्थात आपको कवि के संबंध में इनमें से सही तथ्य है, ये वाला प्रश्न घ वाला है, प्रफुल्लित पुष्प का अध्ययन करता। आठवें प्रश्न में है आपका जो इत प्रयुक्त जो है ये नहीं दे रखा है इसमें,
उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। इसमें आप ख वाला पार्ट करेंगे, प्रकृति के उपासक, कवि और वैज्ञानिक। 9वां प्रश्न देखिए, प्रकृति का मानवीकरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है यहाँ पर? ये आपका क वाला पार्ट होगा। कल्पना प्रधान व भावनेश युक्त कविता रची जा रही है, अर्थात इसका क वाला पार्ट करेंगे। और 10वें में देखना कि क्या है आपका, लहलाते पौधे का चित्रण न कर समूचे बच्चे का चित्रण करना दर्शाता है कि इसका ख वाला पार्ट हम ठीक करेंगे, प्रकृति के तत्वों को मानव माना है। ये हमारा पहले उसके अपठित गद्यांश के अथवा वाला पार्ट हो गया, अर्थात पहले के 2 पार्ट दे रखे थे। अब हमारा जो है चलेंगे, जो दूसरा प्रश्न है उसमें क्या कहता है। ये काव्यांश है आपका, वही मैंने बताया आपको इनको सोल्व करने का तरीका, कि पहले आप इनके प्रश्नों को पढ़ लें, फिर उसके बाद पूरे गद्यांश को और पद्यांश को पढ़ें, तो प्रश्न ठीक होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है और तेजी से होने की। हम पहले प्रश्न पे चलेंगे, आप इनका प्रिंट आउट लेकर के बैठें कि पहले में क्या करता है, वर्षा करता पल पल मेरे जीवन में सोना। अर्थात आप जो है कौन सा करेंगे, पहले वाला ठीक करेंगे, जो ग को करेंगे। इसमें जो आनंद पार्ट है ये है राइट आंसर जो कवि ने कहा है। दूसरे में देखेंगे आप, असफलता के बादलों को कवित्री ने किससे घेर कर रखा है। ये ग वाला पार्ट है कि कवित्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। तीसरे प्रश्न में चलिए, तीसरे प्रश्न में देखेंगे, कवित्री द्वारा विश्वास, प्रेम और साहस को अपना जीवन साथी बनाकर रखना यह निष्कर्ष निकालता है कि कौन सा करेंगे, ख वाला पार्ट। विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न 4 पे चलिए, मुझको सुखसार सिखाता कवित्री को यह अनुभूति कब होती है, क्यों, समझाइए। अर्थात इसको क्यों होती है जी। प्रश्न 4 में लोगों द्वारा, अर्थात इसका हमारा चौथा पार्ट का ख, लोगों द्वारा प्रयोजनहीनता दर्शाए जाने पर क्योंकि संसार सुख से भरा हुआ है। प्रश्न 5 में देखिए, कवित्री असफलताओं को किस रूप में स्वीकार करती है। अब बताना में किस रूप में स्वीकार करती है जी कवित्री। कवित्री जो करती है क वाले पार्ट के अनुसार प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती है। अब प्रश्न 6 पे आ जाइए, आधुनिक जीवन में भी मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती हैं। इस कविता के माध्यम से समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। कविता में निहित संदेश को स्पष्ट करना आपको। ये हमारा जो है इसका छठे का क वाला पार्ट ठीक है, सॉरी ख वाला, मनुष्य हताश न हो और समस्याओं का हल करने का प्रयास अथक भाव से करे। अब 7वें में देखिए, ये उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। यहाँ पे अलंकार पूछा गया है, ऊ की जो वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो सीधा सा बात है, बिल्कुल आसान, ख वाला पार्ट अनुप्रास अलंकार हो गया। अब ये 8वें में पूछता है कि कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक, तो जी उपयुक्त शीर्षक है मेरा जीवन, अर्थात ख पार्ट। पहले 2 प्रश्न आपके सोल्व हो गए जो कि उसमें था। अब इसका भी एक ऑप्शन आएगा आपके एग्जाम में, मेन में भी और इसमें भी है। इसमें हम ऑप्शन को भी देखते हैं, करते हैं। पहले उसी चीज को अपनाना, आपको पहले प्रश्न पढ़ने हैं फिर कविता पढ़ने। साहब जल्दी जल्दी काम क्यों निपटा रहे थे, क्योंकि उनका स्थानांतरण हो गया था। स्थानांतरण क्या होता है, बदली, तबादला।
फाइल क्यों रोती और गिड़गिड़ाती हैं जी? अपने कार्य ख पाठ पूर्ण न होने के कारण। जीवन के फलसफे के अनुसार किसी भी परिस्थिति में तीसरे का क्या करेंगे आप? ख पाठ विलाप नहीं करना चाहिए। कविता के अनुसार जो कार्य दिखाई सुनाई नहीं देते हैं उनको क्या करें? जो दिखाई सुनाई देते हैं जी, वे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। अर्थात जो कार्य दिखाई सुनाई नहीं देते हैं वो अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। पांचवें, दूसरी फाइल ने पहली फाइल को क्या समझाया? ये समझा दिया कि क्या वाला कार्य कैसा भी हो समय अनुसार हो ही जाता है। छठे पे चलिए, कविता का संदेश क्या है इसमें पार्ट में? लोग जल्दी अब कार्य करने वाले अधिकारी से प्रभावित होते हैं। कै वाला पार्ट, इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? अरे जी क्लियर कट है। क्या व्यंग है? हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं? हो ही जाते हैं। कै। और आठवां, उपयुक्त शीर्षक ख वाला पार्ट जीवन सार। अब तीसरा जो प्रश्न है ये अभिव्यक्ति और माध्यम से दिया गया है, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। खबर की दृश्यों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाने वाले का संबंधित चरण है। क्या है जी? अब बताओ आप। कै ख ग और घ पार्ट इसका ड्राई एंकर। कक्षा 12वीं का छात्र मयंक रेडियो सुन रहा था। अचानक कुछ शब्द ऐसे आ गए जिनका अर्थ वह नहीं समझ पाया। जब तक उसने शब्दकोश में से अर्थ ढूंढने का प्रयास किया तब तक समाचार समाप्त हो गए थे। अब इसका अर्थ क्या है जी? अर्थ है ख, अर्थात प्रसारित शब्दों की कठिनाई का तत्काल कोई निवारण नहीं है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की स्थिति में टेलीविजन सबसे सशक्त माध्यम है। क्योंकि क्यों जी सशक्त माध्यम? कौन बताएगा? सशक्त माध्यम इसलिए है कि बताइए, दृश्य एवं श्रव्य सुविधा प्रदान करता है। अर्थात देखने की भी और सुनने की भी सुविधा प्रदान करता है, इसलिए यह माध्यम दृश्य और श्रव्य है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण। अब जी ये बात, सबसे पहला उपकरण क्या है? शब्द। शब्द होंगे तो कविता बनेगी। कवि की व्यक्तिगतता से सामाजिकता मिली होती है। यह कथन निरूपित करता है, किस चीज को निरूपित करता है जी? सामाजिक समरसता, अर्थात हमारा ख वाला पार्ट। प्रश्न 4 पे चलिए। ये पहले वाला जो आपकी कविता आई थी वो अपठित से थी, ध्यान रखना। और जो दूसरे वाला गद्य दे रहे हैं ये आपके सिलेबस में से ही कविता दे रखी है और उस पर भी आप पहले उस पे जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है ये। और कविता पढ़ते रहने से आम बोर आवेंगे, इनमें कौन सा व्यंग है? प्रश्न छूट गया क्या आपका? प्रश्न नंबर 4। और कविताएं पढ़ते रहने से आम बोर आवेंगे, निहित व्यंग क्या है? पूंजीपति
वर्ग अर्थात घ वाला पार्ट आपका शहरी वर्ग कह लीजिए, पूंजीपति वर्ग कह लीजिए, शहर के लोग कह लीजिए, ये वाला आपका आंसर है। कवि द्वारा वसंत पंचमी के होने का प्रमाण छुट्टी बताया जाना इस बात का समर्थन करता है कि किस बात का समर्थन करता है कि उसका प्रकृति से संबंध टूट गया है। अब लेकिन उनके वह दफ्तर में एक प्रतिष्ठित व जागरूक अधिकारी है, जारी पर हो सकता है। इसमें जो सीबीएसई ने दे रखे हैं उत्तर, वो ऑप्शन दे नहीं रखा, क्योंकि इससे क्या होगा कि उससे उसका प्रकृति से संबंध टूट गया है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो ठीक नहीं है। वसंत के आने पर प्रकृति में क्या होता है? दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे कि सही टाइप से इसने उत्तरों को नहीं दे रखा है, अर्थात वह दफ्तर में एक प्रतिष्ठित व जागरूक अधिकारी है, वह दफ्तर में जारी हुई प्रत्यक्ष ध्यान को पड़ता है, छुट्टियां देख सकता है। जबकि यहाँ पर वसंत पंचमी होने का प्रमाण छुट्टी बताया जाना ये नहीं है, ये है उसका प्रकृति से संबंध टूट गया। जबकि इसमें से चारों में से कोई भी उत्तर वो नहीं दे रखा, अर्थात ये आंसर उसमें है ही नहीं। वसंत के आने पर प्रकृति में क्या होता है? क्या होता है जी? अब इसका जो है ढाक के वनों में भोरे मस्ती में दहकने लगते हैं। अब ये भी घ पार्ट है, ये कैलेंडर फड़फड़ाने लगते नहीं, ये हम टिक कर सकते हैं, ढाक के वन दरकने लगते हैं। ये वाला इसका आंसर ठीक है। वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। अब देखना इसमें, अब इसमें चीज दी गई है, इसमें दी गई है कि वे नंदन होंगे, और इसका आंसर है कविगण विदेशों में भंवरे और कोयल की अदाओं की प्रस्तुति द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। ये वाला अब इसमें धैर्य धैर्य देखेंगे, ये तो सीधा सा आपको कौन सा अलंकार है जी? ख वाला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और जो ख वाला अनुप्रास, ये दोनों पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास, इसका ये आपका आंसर है। प्रश्न 5 पे चलिए। ये लो जी, इसी में भी उसी से आपको उत्तर करने हैं जो दे रखे हैं। अब इसमें क्या है, पहले वाला चैप्टर है ये आपका प्रेम घन की छाया स्मृति, और चौधरी साहब वाला इसमें जिक्र कर रखा है। तो इसमें आएंगे कि इस पुरातन की दृष्टि में प्रेम और अतुल का अद्भुत मिश्रण था। अब इसमें कौन सा उत्तर करेंगे आप? ये घ वाला, लेखक मंडली चौधरी साहब को पुराने विचारों वाला आदमी समझती थी। चौधरी साहब को पुराने वाला विचारों समझती थी। दूसरा प्रश्न देखिए, उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, इसका अभिप्राय है क्या है जिसका अभिप्राय? अब आप देखेंगे कि कार्य व्यवहार, ख वाला पार्ट जो है, घ वाला पार्ट कार्य व्यवहार से रियायत और तबीयतदारी की झलक मिलती थी। चौधरी साहब कैसे व्यक्ति थे? तीसरे में देखेंगे आप कैसे थे, खासे हिंदुस्तानी रईस, कंधों तक लंबे बाले वाले। चौथा प्रश्न देखिए, कारे पचा तैनाही कहने चौधरी साहब प्रदर्शित करते हैं कि क्या करते हैं? विलक्षणता और चुटकुलापन जैसे विशेष गुणों के स्वामी हैं, अर्थात घ वाला पार्ट। गद्यांश वाला देखिए, गद्यांश के अनुसार एक छोटा सा लड़का
पान की तस्तरी लिए चौधरी साहब के पीछे लगा हुआ था। अनुमान के आधार पर एक ही लड़का कौन हो सकता है? कौन हो सकता है सर जी? चौधरी साहब का नौकर और बाल मजदूरी, अर्थात गै वाला पार्ट। ये 5वां प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। छठे में देखिए, बालक के द्वारा यह कह जाने पर कि मैं ये आज लोक सेवा करूंगा दर्शाता है कि क्या करना चाहता है? अब वो सिखाया हुआ उत्तर दे रहा है, अर्थात ख वाला पार्ट। संवदीय कहानी पढ़ी आपने। संवदीय कहानी का क्या है इसमें प्रतिपाद? ठीक है, मानवीय संवेदना। मानवीय संवेदना कहाँ पर है जी? ख वाले में, अर्थात हमारा ख वाला उत्तर ठीक है। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें छलछलाई थी। हरगोविंद सोच रहा है कि किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। ये प्रश्न हमने एमसीक्यू में भी करवाया था कि क्या था इसमें? संताप व किंकिण विमूढ़ता, अर्थात ख वाला पार्ट जो है। अब देखेंगे किंकिण विमूढ़ता जो है इस ग में भी है और इसमें भी है, लेकिन संताप इसमें नहीं है, इसमें अनुरूपति है, अर्थात हमारा सही उत्तर जो है ख वाला है। ऐसे आप बिल्कुल समझ करके उत्तरों को करना। आशा को बाउली कहने से जयशंकर प्रसाद का क्या मंतव्य है? क्या है जी मंतव्य? बताइए। देश के बाहर से आए हुए व्यक्तियों का नहीं सर, आशा व्यक्ति को काल्पनिक सुख में भरमाए रखती है। आशा व्यक्ति को काल्पनिक सुख में भरमाए रखती है। कै पार्ट। 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न जो है, कॉर्नेलिया का गीत कविता में उड़ते खग किस विशेष अर्थ को वेदना करता है? किस विशेष करता है? देश से बाहर आए हुए व्यक्तियों का समूह। देश से बाहर पक्षियों का समूह नहीं, किसका समूह? व्यक्तियों का। देखिए ग और घ में बड़ा ही अंतर दे रखा है। व्यक्ति जो आए हुए हैं वो उड़ते खग है, अर्थात ये जो है पक्षी तो हैं उड़ते खग, लेकिन यहां पर पक्षियों का समूह नहीं। इसका राइट आंसर जो है ग पार्ट। हम अब छठे प्रश्न पे चलेंगे जो बिल्कुल तोड़ो तोड़ो ये पत्थर और चट्टान वाला उसका उत्तर है कि ऊपर में पत्थर और चट्टानें किसका प्रतीक हैं जी? बाधाएं। पत्थर और चट्टानें किसका है? बाधाएं हैं, ख पार्ट। 7वां भी प्रश्न, इसमें भैरव वाला प्रश्न याद है ना आपको? सूरदास की झोपड़ी, ये उसमें से है। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये मैंने आपको जो एमसीक्यू वीडियोज हमारी उसमें भी दे रखा है। तो इसका कैसा है? ये सूरदास संकेतक रूप से किसको चिन्हित कर रहा है? किसने आग लगाई थी सूरदास की झोपड़ी में? भैरव ने, अर्थात वो भैरव को संबोधित कर रहा है। रूप ने कहा कि आप यहाँ अकेले हैं जबकि भूप ऐसा महसूस नहीं करते, क्योंकि क्यों करते थे? क्योंकि सौजनों और भूदरों में गहरी आत्मीयता रखते थे, अर्थात गया वाला प्रश्न हमारा उत्तर जो है ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, हम 100 बार बनाएंगे, ये वही सूरदास वाला है। ये किसको दिखाता है? जुझारूपन और आशावादिता को। जब उसका भतीजा उससे पूछता है कि झोपड़ी अगर कोई हमारी बार बार जला देगा तो क्या होगा, तो कहता है कि हम 100 लाख बार बनाएंगे, अर्थात जुझारूपन और आशावादी है। वो उसको उत्तर निराशाजनक नहीं देता। आरोहण कहानी आपने पढ़ी है। अब उसमें देखिए मूल संवेदना क्या है आरोहण कहानी की? भूस्खलन में अपनों को खो देने के बाद भी अनुपम प्रेम, पर्वत प्रेम। भूस्खलन में अपनों को खोने के बाद भी अनुपम पर्वत प्रेम, ये जो उसकी मूल संवेदना है। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। अनुमान के आधार पर सूरदास ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ग्रामीण सामाजिक दृष्टिकोण के कारण। ये जो है आपका प्रश्न जो सीबीएसई का है वो पूरा सोल्व हो गया है, सीबीएसई सैंपल पेपर। आशा आप इसको ध्यानपूर्वक कर लेंगे।